कि और भी कुछ आता है? सबसे पहले कंपनीज एक्ट के साथ अगर अपने को एक्चुअली कंपनी लॉ को अगर समझना है तो हम लोग किस किस को साथ में पढ़ेंगे? नंबर 1 कंपनीज एक्ट, नंबर 2 कंपनी के रूल्स, नंबर 3 नोटिफिकेशन, नंबर 4 सर्कुलर्स, नंबर 5 C1 C2। अच्छा ठीक है, मेरे को बताओ कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल मिला के कितने चैप्टर्स कवर्ड है? और इन 29 चैप्टर्स के अंदर टोटल मिला के कितने सेक्शंस है? ठीक है चलो, और ये हम लोगों ने बेसिकली एप्लीकेबिलिटी की बात किया था। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हर एक लॉ का जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो किसकी बात करता है? एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। सो जहां तक कंपनीज एक्ट की मैं बात करता हूँ, ये क्या पूरे भारत के ऊपर एप्लीकेबल होता है क्या? यस, सो दिस इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। आपकी कंपनी जिस चाहे उस दुनिया के कोने में है, जिस चाहे उस कोने में है भारत के, राइट, दुनिया के नहीं। अच्छा, एप्लीकेबिलिटी के अंदर सबसे पहला ये एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? टू एवरी कंपनी, राइट। Which company? Company which is registered under Company Law 2013 and as well as under previous company law, ठीक है। सेकेंड अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया था? इंश्योरेंस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था। सो इंश्योरेंस कंपनी को ये लॉ एप्लीकेबल है, यस। कब तक? जब तक इंश्योरेंस लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था? बैंकिंग कंपनी, यानी बैंकिंग कंपनी के लिए भी ये लॉ एप्लीकेबल है, यस। कब तक? जब तक बैंकिंग लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। चौथा अपन ने क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी, जनरेशन एग्जांपल हम लोगों ने टाटा पावर का लिया था उस केस में, राइट। सो टाटा पावर वाली कंपनी को ये एप्लीकेबल है, यस। अच्छा, मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो कौन सा एक्ट फॉलो होगा? इलेक्ट्रिसिटी वाला एक्ट फॉलो होगा। इसके अलावा एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट, यानी कोई ऐसा खास कानून है जिस उस कानून के तहत अगर आपने कोई कंपनी को एस्टैब्लिश किया है तो वो कानून के जरिए एस्टैब्लिश की हुई कंपनी को भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। कब तक? जब तक वो स्पेसिफिक लॉ कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो लॉ प्रिवेल हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा, सच बॉडी कॉर्पोरेट, जिसको कौन बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आपको कंपनी लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर आपने कर दिया तो फिर वो सारे के सारे उनको भी एप्लीकेबल हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। Which section talks about definition of company? Section 2 subsection 20. Which section? Section 2 subsection 20. बहुत मस्त definition था ना? अपन ने कल definition के बारे में देखा था। So what is company? Company means a company. Company means a company. कौन सी कंपनी? जो इस एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है या प्रीवियस लॉ के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है, कोई भी है, वो इस कंपनी के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। आज का सेशन डिस्कस करने से पहले मेरे को ना आपको दो वीडियोस दिखाने हैं। वो दो वीडियोस फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। उसके बाद इट विल बी इजी फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। साइलेंस बना के रखना सो दैट आवाज सबको सुनाई देगा, वरना इट विल बी डिस्टर्बिंग सीन, ठीक है। छोटे छोटे क्लिप्स हैं, मेरे ख्याल से हार्डली 1 या 2 मिनट का क्लिप है, लेकिन शांति नहीं बनाओगे तो शायद वहां तक आवाज नहीं जाएगा, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड। Should I close this? No. बैठो ना यार शांति से। ये फेवरेट पर्सन को लाया है आपके। See what this person is saying, हाँ? चल बे। मेरे को ही नहीं सुनाई दे रहा। विजय माल्या साहब थोड़ा जोर से बोलो। क्या बोल रहे हो? ऑडियो कनेक्टेड नहीं है बस। ऑडियो आ जाता है मैडम इसमें। सर ऐसा करो, क्लास बंद कर दो, फिर दिखाओ, फिर वापस क्लास चालू कर दो। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। बेसिकली इसके बारे में पहले चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। आई डोंट नो ये क्यों अटक रहा है, अटकना नहीं चाहिए इसको। बेसिकली ये ना विजय माल्या का एक वीडियो है। इस विजय माल्या के वीडियो में ये बंदा क्या बोलता है पता है आपको? कि इसका एक पॉडकास्ट हुआ था रिसेंटली, ठीक है। इस पॉडकास्ट के अंदर ना ये जो whosoever the person is who is taking the podcast, right? हाँ, राज साहब थे वहाँ पे। सो उस बंदे ने क्या बोला था ना, बार बार वो बता रहा था कि ये पैसा आपने लिया है, ये पैसा आपने लिया है, ये पैसा आपने लिया है। उस बंदे से वो ना इरिटेट होके वो बोलता है, 1 मिनट रुक, मेरे को यहाँ पे एक चीज़ क्लेरिफाई करनी है।
क्या क्लैरिफिकेशन करनी है कि सबसे पहला तो पैसा मैंने नहीं लिया, पैसा किंगफिशर एयरलाइंस ने लिया है, राइट। ये उसका डिस्टिंग्विश करने के पीछे का मेन पर्पस क्या था, वो आपको ये बताना चाहता था कि बॉस ये जो पैसा लिया है ना, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी ने लिया है, तो इसमें आप मेरे को पर्सनली नहीं लायबल कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहली सीख अपने को ये मिलती है कि अगर आप किसी कंपनी के 100% भी शेयर होल्डर हो, आइडियली हो नहीं सकते, अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो आपको पता है, आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड के एसपी के अंदर पढ़ा होगा, जिसका भी एसपी होगा, नहीं भी होगा तो आपने बेसिक चीजें तो सुनी होगी कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 शेयर होल्डर्स की जरूरत होती है और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 शेयर होल्डर्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे विजय माल्या क्या बोलता है ना कि अगर विजय माल्या नहीं, छोड़ो कोई भी बात करे, अगर कोई भी आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है एंड उसका अगर मैंने 99.99% शेयर्स भी होल्ड करके रखे ना, तो उस केस में भी आप मेरे को पर्सनली लायबल नहीं करेंगे अगर कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट कर दिया है तो। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ सैलमन वर्सेस सैलमन, जिस केस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और यही रेफरेंस बेसिकली विजय माल्या ने अपने पॉडकास्ट के अंदर दिया हुआ है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा चीज अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात करता हूँ ना, जो सबसे ज्यादा समझने जैसा है, यहाँ पे ये लोग अपने को क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने एक गवर्नमेंट के आगे क्लेम लाया है। उन्होंने क्या बोला है कि 4-4.5 करोड़ का मैंने आपको लोन लिया था, ठीक है, बाकी सारा इंटरेस्ट मिला के 6.5 करोड़ के आसपास मोटा मोटी ये फिगर बनता है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा कितना लोन बोलता है, 9,000 करोड़ 9,000 करोड़ सामने ला रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूं तो इंडियन गवर्नमेंट का बीच में एक स्टेटमेंट था कि 1401 करोड़ का बेसिकली हम लोगों ने पूरा का पूरा क्या कर दिया है, वसूली कर दिया है। विजय माल्या अभी ये बोल रहा है कि मैं थोड़ा सा सरकार की तरफ से सुनना चाहता हूँ कि ये 14,000 करोड़ का कैसा उसका हिसाब किताब उन लोगों ने रखा है, जबकि मैंने लोन कितना लिया था और सरकार का कोर्ट का ऑर्डर कितना आया हुआ है, इंटरेस्ट ऐड ऑन करके कितना फिगर होता है और आपने मेरे से वसूल कितना किया है, इसके लिए मैं इंडियन गवर्नमेंट का वेट कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर बीइंग क्लैरिफाइड। अपन ने कल एक और चीज देखा था कि जो भी आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज अ शेयर होल्डर, और जो आपके पैसे को और आपकी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कल एक कॉर्पोरेट व्हील के बारे में डिस्कस किया था। कॉर्पोरेट व्हील मतलब क्या होता है, ये एक पर्दा होता है जो क्या करता है, बेसिकली शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, whosoever be the third party, right। ये क्या बोलता है कि कंपनी इज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, द पर्सन हु आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी की हरकत के लिए आप किसी भी सेपरेट आप किसी भी शेयर होल्डर्स को यहाँ पे लायबल नहीं कर सकते हो। दिस इज व्हाट कॉर्पोरेट व्हील वाला कॉन्सेप्ट बोलता है। लेकिन विजय माल्या साहब अपने पॉडकास्ट में बात करते करते एक चीज कंपनी लॉ का जानना भूल गए हैं कि जब कभी भारत सरकार को ऐसा लगता है कि उस कंपनी के पर्दे के पीछे छुप के आप कुछ गेम खेल रहे हो, तो ये पर्दा बड़े आराम से हटाया जा सकता है। इसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। उसके बारे में तो विजय माल्या ने कभी सोचा ही नहीं, अभी उसको कटघरे में लाएंगे भारत में आएगा तो जो भी है अपन डिस्कस करते हैं उसके बारे में, है ना। तो सबसे पहला फीचर यहाँ पे अपन किसके बारे में बात करते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। एनी आइडिया व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी आपके हिसाब से? हम लोगों ने कल ये डिस्कस किया था कि बेसिकली आप हमेशा कंपनी को एक अलग नजर से एक अलग पर्सन करके देखेंगे। सर मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर कंपनी को एक अलग पर्सन करके हम लोग कंसीडर करते हैं तो क्या कंपनी खुद के नाम पे एक प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है? क्या कंपनी खुद के नाम पे किसी के लिए केस फाइल कर सकती है? यस। क्या कंपनी खुद के नाम पे एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है? यस। क्या कंपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है? यस। प्रॉपर्टी सेल कर सकती है? यस। लेकिन सर क्या हम लोग कंपनी को कभी जेल भेज सकते हैं? जस्ट अप्लाई योर माइंड। आप हर बार बोल रहे हो कि कंपनी को हम लोग, हाँ बोल रहे हो मैडम, कैसे भेजोगे? हाउ विल यू सेंड कंपनी जेल? सॉरी वापस थोड़ा जोर से। कंपनी के अपोजिट में किसी ने केस फाइल किए तो कंपनी केस हार गई तो जेल भेज दोगे? ऑफ कोर्स कुछ तो होगा ना, उसका सेंटेंस तो होगा एचडी केस। सुनो आई एम जज, मैंने बोल दिया कि आपको 10 साल की जेल होगी, आपको यानी कंपनी को। कैसे लेके जाओगे मैडम? मतलब जेल को कंपनी के अंदर लेके, हाँ बोलो बोलो, लेट अस क्लैरिफाई। हाँ एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, कंपनी को कभी भी जेल नहीं हो सकती है, राइट। कंपनी के लोगों को जेल हो सकती है जो उस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। इसके लिए बेसिकली विजय माल्या के पीछे लोग भाग रहे थे, क्योंकि ये बंदा अगर पकड़ा में आ गया तो सबकी सब चीजें, सबकी सब प्लान, सबकी सब स्ट्रैटेजी सामने आ जाएगी कि व्हाट हैपेंड रॉन्ग एंड किस तरीके से बेसिकली आप इतना लंबे समय तक क्यों भाग रहे थे। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ पे ये आता है कि सर जब आप इतना अच्छी तरीके से हमको बता पा रहे हो कि मैंने इतना पैसा लिया था और इतना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वसूली कर दिया है,
Still, why you are of the fear? Why you are not coming to India and surrendering to it before the court? कि बताओ तुम्हारी क्या सुनवाई है? मेरे तरफ से तो मैं पूरा क्लियर हूँ. जब आप पॉडकास्ट में आके बात कर रहे हो कि हमारे साथ से एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? आई अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली. उस बंदे की आप बातें सुनोगे ना, एज अ कॉमन मैन यू विल बी एब्सोल्युटली सेइंग कि एवरीथिंग इज क्लीन चिट. ये भारत सरकार उसके साथ अन्याय कर रही है, करती भी होगी, आई डोंट नो. मेरे को जितना समझता है, समटाइम्स ही इज फेयर, समटाइम्स ही इज नॉट. सो कहीं ना कहीं जो भी उसने बात कही है इज एब्सोल्युटली जेन्युइन, ऐसा मेरे को भी लगता है. कुछ हद तक छोटी दिमाग से बात कर रहा हूँ, बाकी मेरे को नहीं मालूम इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है. लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी से यहाँ पे ये मतलब है कि कंपनी जो चाहे वो कर सकती है. उसमें शेयर होल्डर्स का एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम लोग सेपरेट करके आगे बढ़ा सकते हैं कंपनी को, राइट? इसका सबसे बड़ा एक फायदा ये होता है कि शेयर होल्डर्स रहे या मर जाए, कंपनी तो चलती रहेगी, राइट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहे या मर जाए, कंपनी फिर भी चलती रहेगी. वी नीड नॉट टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन फॉर दिस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है ना, सैलमन वर्सेस सैलमन का केस है. इसी केस के तहत आपके कंपनी लॉ के अंदर ये बताया गया है कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. पूरे कंपनीज एक्ट के कोई भी सेक्शन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि कंपनी को एक सेपरेट एंटिटी करके मानना है. बट ये केस के जरिए बेसिकली एवरीथिंग गॉट क्लैरिफाइड. इसके लिए इसको लैंडमार्क जजमेंट भी बोला जाता है. सिंपल टर्म्स में बात करता हूँ, बाद में मैं पूरा केस लॉ लिखाता हूँ आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से. मान के चलो मैं एक सैलमन नाम का बंदा हूँ, राइट? सैलमन नाम के बंदे का ना एक लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, लेदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था और सक्सेसफुल बिजनेस था, अच्छा खासा बिजनेस था, बूट्स वगैरह बनाता था, इन शॉर्ट मोची था, राइट? अंग्रेजों का. तो मेरे को क्या बोलना है, वो बंदे का बिजनेस इतना अच्छा चल गया कि उसने प्लान किया कि एक काम करते हैं हम लोग ना इसको कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाते हैं. क्यों? सबसे पहला फायदा इसका ये होता है कि अगर मैं इसको कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाऊंगा तो मेरे को फंडिंग बड़े आसानी से मिल सकती है. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. क्योंकि एज अ सोल प्रोप्राइटर अगर आप किसी भी बैंक को अप्रोच करते हो ना, तो बैंक इतना आसानी से आपको फंडिंग नहीं देता है. लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट नेचर लेके कंपनी के पास जाते हो तो कंपनी को या बैंक को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि बॉस कोई दिक्कत की बात नहीं, सैलमन मर भी गया तो भी उसके पीछे कंपनी तो चलती रहेगी, हम लोग कंपनी के एसेट्स को बेच के कंपनी के लायबिलिटीज को पे ऑफ करके सारा अपना पैसा वसूल कर सकते हैं, राइट? तो सैलमन के दिमाग में भी एक यही काम आया. उसने क्या बोला, मैं सोल प्रोप्राइटर ऑपरेट कर रहा हूँ. यस, ही हैड अ थॉट कि मैं एक कंपनी बनाता हूँ. हमारे भारत के लॉ के हिसाब से अगर आपको एक पब्लिक कंपनी बनानी है तो कम से कम 7 लोगों की जरूरत पड़ती है. 7 मेंबर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है. हालांकि ये केस इंडियन केस नहीं है, ये इंग्लिश केस है, लेकिन ये सेम प्रोविजन इंग्लिश लॉ के हिसाब से भी है कि अगर आपको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करना है तो कम से कम 7 लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा, सामने खड़ा करना पड़ेगा. सैलमन ने क्या किया, सैलमन ने अपना पूरा का पूरा बिजनेस कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बेच दिया. उसने खुद को एक मेंबर रखा, अपनी वाइफ को एक मेंबर रखा, अपनी डॉटर को एक मेंबर रखा और उसके 4 बेटे थे. चारों बेटे को उसने एक एक शेयर देके बेसिकली 7 लोगों को इकट्ठा करके उसने ये कंपनी बना दी. समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है? नाउ अभी यहाँ पे 2 अलग अलग पोजीशंस अवेलेबल है. पहला पोजीशन ये है कि सैलमन ने क्या किया, पूरी की पूरी अपने बिजनेस को किसको बेच दिया, उस कंपनी को बेच दिया. कौन सी कंपनी, कंपनी का नाम यहाँ पे सैलमन वर्सेस को लिमिटेड है, सैलमन वर्सेस कंपनी लिमिटेड, राइट? 7 शेयर होल्डर्स हो गए, कंपनी फॉर्म हो गई, सब कुछ अच्छी तरीके से चलना आया. लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे कंपनी का थोड़ा सा डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ. तो जब कंपनी का थोड़ा सा डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ ना, उस सिचुएशन में क्या हुआ, कंपनी वाज नॉट एबल टू पे द असेट्स, कंपनी वाज नॉट एबल टू पे द लायबिलिटीज. तो लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए सारे असेट्स को बेचा गया. जब मामला कोर्ट तक गया कि किसको पैसा मिलेगा और किसको पैसा नहीं मिलेगा, तो कोर्ट ने ऐसा बोला कि सर आप तो खुद सैलमन हो, कंपनी आपकी है, तो जब कंपनी आपकी है तो आपके हिस्से का जो क्रेडिटर का वैल्यू दिख रहा है बैलेंस शीट के अंदर, वो हम आपको क्यों पे करें, कंपनी आपकी है, आप छोड़ दो, भूल जाओ इस चीज को. सैलमन यहाँ पे बोलता है नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेपरेट पर्सन एंड आई एम द सेपरेट पर्सन. यही सेम बात विजय माल्या ने की है. विजय माल्या ने भी यही बात बोला कि किंगफिशर इज अ सेपरेट एंटिटी, आई एम अ सेपरेट पर्सन. किंगफिशर एयरलाइंस की सजा आप मेरे को नहीं दे सकते हो, आप मेरे को लायबल नहीं कर सकते हो, जो भी मेरे को बनता है पैसा वो मेरे को मिलना चाहिए. दिस इज व्हाट बेसिकली ही इज ट्राइंग टू से. और ये चीज सैलमन ने भी बोला था और कोर्ट ने उसके फेवर में डिसाइड किया था कि यस बॉस, कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है एंड आप यानी सैलमन यानी एक इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द कंपनी. तो आपका जितना भी पैसा कंपनी से बनता है हम आपको देंगे, भले ही 100% का 100% आप उस कंपनी के अंदर ओन कर रहे हो. दिस इज हाउ द सिनेरियो वाज, राइट? समझ में आ रहा है कि अपन क्या बात कर रहे हैं? सो कौन सा केस था, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए कितने शेयर होल्डर्स चाहिए थे, 7 लोग होंगे तो कंपनी फॉर्म होगी. तो ये 7 लोग कौन थे, पहला सैलमन खुद था जिसने ऑलमोस्ट सारे के सारे शेयर्स होल्ड करके रखे थे एंड बाकी सिर्फ फॉर्मेलिटी पर्पस के लिए उन्होंने सबको एक एक शेयर दे दिया था. सबसे पहला एक उसकी वाइफ थी,
एक उसकी डॉटर थी और 4 उसके बच्चे थे। इस तरीके से उन्होंने 7 लोगों की टीम बना के बेसिकली कंपनी के अंदर वो घुस गए एंड दिस पर्सन वाज एक्टिंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन काम कर रहा था? एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस संभाल रहा है। किसका बिजनेस संभाल रहा है? कंपनी का बिजनेस संभाल रहा है। सो दिस इज वाज द एंटायर सिनेरियो। थोड़ा सा इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा है, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको पॉइंट्स में लिखाऊंगा, लेकिन पहले अपन ये सारी चीजें समझ के लेते हैं, ठीक है? एक तो ये चीज हो गया, यहां से ये प्रिंसिपल निर्माण हुआ है कि बॉस कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन एंड यू आर द सेपरेट पर्सन। यू मतलब चाहे आप शेयर होल्डर हो, चाहे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, चाहे आप शायद गारंटर भी हो। वो अभी देखते हैं विजय माल्या के केस में क्या डिसाइड होता है, कोर्ट क्या डिसाइड करती है, ठीक है? सेकेंड चीज देखो यहाँ पे, सेकेंड एक और इंपॉर्टेंट केस लॉ यहाँ पे बीच में आता है। बेसिकली ये केस लॉ का नाम क्या है? मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी। टिम्बर, पता है आपको क्या होता है? टिम्बर, इट्स अ वुड, है ना? आपको मैं अगर थोड़ा सा बता दूं तो ये ना पुराने जमाने में जो टिम्बर्स यूज होते थे ना, आज भी खैर जापान में होते हैं, जहाँ पे ये लोग टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बड़े बड़े वुड से बनाते हैं। सो टिम्बर की एक कंपनी होती थी, किसकी? इसकी मकौरा नाम के बंदे की। तो ये क्या बोलता था कि सारी की सारी कंपनी का जो शेयर्स होल्ड कर रहा है वो कौन होल्ड कर रहा है? मैं होल्ड कर रहा हूँ, राइट? इसने क्या किया था? पूरे के पूरे टिम्बर का, पूरे के पूरे स्टॉक का इंश्योरेंस करवा के रखा था कि कभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये इंश्योरेंस क्या करेगा? मेरे को फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन इसने गलती, सबसे बड़ी गलती इसने क्या किया? इंश्योरेंस अपने नाम पे कराया। हालांकि ये जो स्टॉक है ये किसके नाम पे था? स्टॉक जो भी था, जो भी परचेजेस था, जो भी सेल्स था, वो सब किसके नाम पे था? कंपनी के नाम पे था, ना कि इस ओनर के नाम पे था। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा इवेंट हुआ जहां पे कंपनी में आग लग गई। कंपनी में आग लगने के कारण पूरा का पूरा टिम्बर का नुकसान हुआ और ये मकौरा नाम का बंदा इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके बोलता है, सर मेरी कंपनी में आग लगी है, यस। मेरा टिम्बर नुकसान हुआ है, यस। मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, यस। आप कृपया करके मेरे को वो लॉस का भरपाई करके दे दो। इंश्योरेंस कंपनी एक ही चीज बोलती है, सर मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, इंश्योरेंस लिया किसने है? बोला मैंने लिया है, राइट? एज अ इंडिविजुअल पर्सन मैंने लिया हुआ है। अच्छा, इंश्योरेंस किसका लिया हुआ है? टिम्बर का लिया हुआ है। टिम्बर का बिजनेस किसका है? मेरा है। नहीं, किसके जरिए ऑपरेट हो रहा है? कंपनी के जरिए ऑपरेट हो रहा है एंड कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन। तो आपने जो हमको क्लेम फाइल किया है हम उसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि सामान कंपनी का जला है, क्लेम आप मांगने आए हो, हम ये काम नहीं कर सकते। सॉरी, कंपनी के बिहाफ पे मांगा है तो इंश्योरेंस क्लेम मेरे पर्सनल नाम पे नहीं हो सकता है ना, कंपनी के नाम पे होना चाहिए। कंपनी के नाम पे होगा तो मैं आपको जाके बोल सकता हूँ कि सर स्टॉक भी कंपनी का था, इंश्योरेंस भी कंपनी के नाम पे है, मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव बन के आया हूँ कंपनी का क्लेम लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्लेम मेरे नाम पे था, इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे नाम पे थी, लेकिन स्टॉक किसका जला है? कंपनी का जला है। तो हाउ कैन यू क्लेम दिस? सो दिस इज द सेकंड लैंडमार्क जजमेंट जहां पे इन्होंने डिसाइड किया कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। प्लीज ट्रस्ट मी, देयर इज नो वे रिटन इन द कंपनी लॉ। अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग सेपरेट लीगल एंटिटी, ये दो केस लॉ तो 100% छाप के आ जाना, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। दूसरा केस लॉ नहीं भी याद आया ना, सैलमन वर्सेस सैलमन का रेफरेंस का जरूर देना है, उसके सिवा बात नहीं बनेगी अपनी। समझ में आ रहा है कि अपन क्या बात कर रहे हैं? कौन से दो केस लॉस है? फर्स्ट केस लॉ का नाम क्या है? सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। सैलमन वर्सेस सैलमन एंड को लिमिटेड। अच्छा, सैलमन इज एन इंडिविजुअल, सैलमन एंड को लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कितने शेयर होल्डर चाहिए थे? 7। अच्छा, एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। मेरा बिजनेस अगर मैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बेच रहा हूँ, ऐसे ट्रांजैक्शन में दिखा रहा हूँ कि आई एम सेलिंग माय बिजनेस, सर ये क्या नॉनसेंस बना बातें कर रहे हो? मेरे को एक सिंपल बात बताओ, अगर मेरा कोई सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है, ठीक है, मैं इस बिजनेस को कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लेके चाहता हूँ, तो व्हाई आई एम सेलिंग दिस बिजनेस टू कंपनी? कंपनी भी मेरी है, बिजनेस भी मेरा है, मतलब मैं खुद का ही बिजनेस खुद को ही बेच रहा हूँ अंदर डिफरेंट नेम। दिस इज वेरी इलॉजिकल क्वेश्चन। नहीं, आप समझना, ये जो बिजनेस बेचा गया था ना, इस बिजनेस को बेचने के लिए सैलमन को कितना मिला था पता है आपको? 40,000 पाउंड मिला था। कितना मिला था? 40,000 पाउंड। सर ये कब की बात है? आप सोचो, ये 18s की बात कर रहा है अपने को, ये हमको 2000 की बात नहीं कर रहा है, 90s की बात नहीं कर रहा है, 80s की बात कर रहा है। सो उस समय अगर ये सारी की सारी सिचुएशंस हुई थी तो 40,000 पाउंड का उस समय क्या वैल्यू रहा होगा आप खुद समझ सकते हो। उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर यहाँ पे कौन था? सैलमन खुद था। अभी उसने क्या किया? अपना बिजनेस बेच के जितना भी पूरा का पूरा पैसा था वो ले लिया। सर बिजनेस बेचा क्यों? कंपनी पागल है ना, कंपनी ने खरीदा क्यों? बॉस उसका सक्सेसफुल बिजनेस था, चलते चलाए बिजनेस को अगर आप परचेस कर रहे हो तो उसका दाम आपको देना पड़ता है। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन में ये चीज होती है, मतलब होती है। समझ में आ रहा है अपन क्या बात कर रहे हैं? यस। व्हाट इज द सेकंड केस? मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस
सेकंड केस? यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि किसका टेम्पर जल गया? कंपनी का टेम्पर जल गया। इंश्योरेंस क्लेम कौन लेने के लिए आया था? इंश्योरेंस क्लेम बेसिकली मकौरा लेने आया था। तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसको क्या बोला कि हम आपको कोई भी इंश्योरेंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी शेयर होल्डर को ये अधिकार नहीं है कि कंपनी का प्रॉपर्टी वो अपने नाम पे रख सके। हालांकि अगर मैं थोड़ा सा आपको पार्टनरशिप के साथ लेके जाता हूँ, पार्टनरशिप में पार्टनर जो चाहे वो कर सकता है। पार्टनर अपने नाम का प्रॉपर्टी रख के उसको पार्टनरशिप को बोल सकता है कि तू इस्तेमाल कर, जब तक तो इस्तेमाल करेगा, बाद में अगर नहीं लगा तो मैं इसको लेके जा सकता हूँ। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। बट व्हेन इट कम्स टू कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रूल्स आर बिट स्ट्रिक्टर। यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स। रूल्स नहीं फॉलो करोगे ऐसा परेशानी होगा आपको। इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने नहीं भरा था क्या? भरा था। उसके बाद भी मेरे को मेरा पैसा मिला क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज यू डिडंट गो विद द प्ले, यू डिडंट गो विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस। समझ में आ रहा है अपन क्या बात कर रहे हैं? यस। सेकंड देखो ये लोग क्या बात कर रहे हैं, परपेचुअल सक्सेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल सक्सेशन? सक्सेशन कंटिन्यू। सर मेरे को बताओ, धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस ग्रुप चालू किया था क्या? धीरू भाई अंबानी का आज एग्जिस्टेंस है? नहीं। लेकिन धीरू भाई अंबानी से ये फ्लो किसके पास आया है? मुकेश अंबानी के पास। ठीक है। अच्छा, पॉसिबिलिटी है मुकेश अंबानी एक नेचुरल पर्सन है, तो आज नहीं तो कल उनकी भी डेथ बनती है, राइट? सो आफ्टर ही गोस क्या रिलायंस खत्म हो जाएगा? नहीं। उसने अभी से ही सक्सेशन प्लानिंग कर दी है, उसने पूरा का पूरा दे चुका है वो अपने बच्चों के नाम पे, राइट? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, रिलायंस एक प्राइवेट ग्रुप है, और अगर आगे जाके रिलायंस चाहे तो वो अंबानी का शेयर होल्डर पूरा का पूरा हट सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड। अपना उसकी बात करो, जमशेदजी टाटा की बात करो। जमशेदजी टाटा है क्या आज? नहीं। टाटा ग्रुप का फॉर्मेशन उनका ही है। टाटा ग्रुप के फॉर्मेशन के बाद फिर रतन टाटा जी ने संभाला सारा, और आज क्या रतन टाटा साहब है? नहीं। सो नो वन फ्रॉम द टाटा फैमिली इज देयर टू प्रोटेक्ट द लेगेसी ऑफ टाटास, लेकिन स्टिल द ऑर्गेनाइजेशन इज कंटिन्यूइंग। यस सर। व्हाई? हाउ? परपेचुअल सक्सेशन इज द परफेक्ट आंसर टू दिस। शेयर होल्डर आते रहेंगे, शेयर होल्डर जाते रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी, क्योंकि इट इज अ पैदाइशी ऑफ लॉ, इसको मार भी लॉ ही सकता है। आपने पढ़ा होगा कंपनी इज एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ। सो इफ द कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कंपनी विल हैव टू बी किल्ड बाय लॉ। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर दिस। समझ में आ रहा है आपको अपन क्या बात कर रहे हैं? सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट फीचर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट इज द सेकंड फीचर? तीसरा यहाँ पे देखो सबसे प्यारी बात कर रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, किसी और ने कांड किया, मेरे असेट्स को बेचना पड़ा, राइट? दिस हैपेंस एवरी टाइम इन पार्टनरशिप, जबकि कोई पार्टनर कांड करके जाता है, फ्रॉड करके जाता है। लेकिन कंपनी इससे बची नहीं है। ये सिर्फ आप एक एस्पेक्ट दे रहे हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप जब थोड़ा सा इस लॉ को और आगे पढ़ोगे ना, देयर आर 3 to 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंपनी। एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और एक बेसिकली होता है अनलिमिटेड कंपनी। सो अगर आपका कंपनी का नेचर अनलिमिटेड कंपनी है, उसका मतलब आप अगर कंपनी के शेयर होल्डर हो तो अनफॉर्चुनेटली आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा लायबिलिटी पे ऑफ करना पड़ेगा, उसके सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की है, समझना मेरी बात को, आप लोगों ने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा है व्हाट इज शेयर? पूरे के पूरे शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा इज कंसीडर्ड एज अ शेयर। मेरे शेयर का वैल्यू अगर 10 रुपीस है और मैंने 10 का 10 रुपीस कंपनी को पे कर दिया है, उसके बाद कंपनी बर्बाद हो रही है, कुछ भी हो रही है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। समझ में आ रहा है मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूँ? सो अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, मैंने अपने हिस्से का कैपिटल ऑलरेडी कंपनी के अंदर डाल दिया है, उसके बाद कंपनी कितनी भी डिफिकल्टी में है, मेरे को एक फूटी कौड़ी देने की जरूरत नहीं है। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ ना? कुछ तो तीसरी अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की बात कर रहे हैं। गारंटी का मतलब क्या होता है? बात करता हूँ ना किंगफिशर एयरलाइंस की। गारंटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? गारंटी मींस तू कर, किधर अटका तो मैं पीछे तेरे को संभाल लूंगा, राइट? सो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? जब कंपनी क्लोज करने की नौबत आती है, उस समय कंपनी के ऊपर कुछ अगर लायबिलिटी है, तो जिसने भी कंपनी की गारंटी ली है ना, जो सब्सक्राइबर्स है, जितना चाहे उतना लॉस होगा, दिस पर्सन विल बी लायबल टू पे द मनी। हाँ, आप इतना कर सकते हो कि पहले डिसाइड कर सकते हो कि भाई देख, मेरा गारंटी सिर्फ 50,000 तक है, 6,000 करोड़ की मेरे साथ बात ही मत करना, मैं चुपचाप से 50,000 करोड़ दूंगा तेरे को, 50,000 रुपया दूंगा, हाथ जोड़ के राम राम बोल के निकल जाऊंगा, उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा कंपनी जाने, आई एम आउट ऑफ इट। इज दिस अलाउड? एब्सोल्युटली अलाउड। सो कितने टाइप्स ऑफ कंपनी है? 3। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी,
और एक अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर मतलब शेयर का पैसा दे दो, बात खत्म करो। लिमिटेड बाय गारंटी मतलब जितना आपने प्रॉमिस किया, जितना गारंटी दिया उतना पैसा दे दो, बात खत्म करो। अनलिमिटेड कंपनी मतलब जब तक निचोड़ सकते तब तक निचोड़ेंगे। सेम एज पार्टनरशिप। सीधी सीधी बात करता हूँ आपके सर साथ। फिर पार्टनरशिप और कंपनी में फर्क क्या हुआ? बस वो मैडम मेरे को एक आर्टिफिशियल सिंपल डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अंडर पार्टनरशिप फर्म आप क्या करते हो ना, सारे के सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, राइट? एंड आपके बिजनेस को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं दिया जाता है। सो यहाँ पे जब आपका बिजनेस लॉसेस में रन होगा और जब आप फ्रॉड कर रहे हो, तब आपके बीच का जो पर्दा है उसको हटाया जाएगा और देखा जाएगा कि आप उसमें लायबल हो कि नहीं। आप लायबल होंगे तो ही आपको बेसिकली यहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, विच इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। कभी होता नहीं है ये चीज, बट ऑप्शन देके रखा है। और अगर पर्दा आता है, अगर लिमिटेड बाय शेयर्स होंगे और अगर मैंने पूरा शेयर कैपिटल भर दिया ऑलरेडी, बस फिर बात खत्म। फिर चाहे कंपनी में जो चल रहा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 9,000 करोड़ का आज क्यों अनिल अंबानी सेफ है? अनिल अंबानी 49,000 करोड़ का डेट था। 49,000 करोड़ में 6,000 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, 9,000 करोड़ की भी बात नहीं कर रहा हूँ। 9 इंटू 5 पकड़ लो आप, 49,000 करोड़ के आसपास का डेट था। फिर भी बंदा खुशी से बैठा, जाकर जो करना है, क्यों? उसको मालूम है कंपनी लिमिटेड का शेयर्स मेरा हिस्सा मैंने दे दिया ना, बात खत्म। अब कंपनी कैसा पैसा वसूल करेगी? पॉइंट नंबर 1 असेट को बेचेगी। पॉइंट नंबर 2 डिसोल्यूशन। आपने जो पढ़ा, बट वो डिसोल्यूशन में जाने ही नहीं देता है। मैंने बताया था हमारे भारत के अंदर एक कानून है जिसको प्यार से आईबीसी बोला जाता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। उस लॉ के तहत कोशिश की जाती है पहले कंपनी को रिवाइव करेंगे, कंपनी रिवाइव नहीं हुई तो उसको मरा हुआ घोषित करेंगे। आपने देखा है किसी हार्ट पेशेंट को पहले वो चटका लगाते हैं, करंट मारते हैं, हाँ करंट मारते हैं। अगर उससे मान के चलो वो हार्ट बीट दोबारा से लाइन पे आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर उसको घोषित करते हैं। बिना उस प्रोसेस के किसी भी पर्सन को डेड डिक्लेयर नहीं करते हैं। आप पूछ सकते हो किसी भी डॉक्टर को अगर आपके फैमिली में कोई है, ठीक है। चौथी चीज देखो, ये लोग क्या बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। व्हाट इज आर्टिफिशियल? चलो यार बाकी सब छोड़ो, मेरे को बताओ कंपनी शादी कर सकती है क्या? सगाई कर सकती है? नहीं। प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है? केस फाइल कर सकती है? अच्छा, बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है? बिजनेस को बढ़ा सकती है? बिजनेस को कम कर सकती है? डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है? शेयर होल्डर्स को निकाल सकती है? सब कुछ तो कर सकती है, फिर शादी करने में क्या दिक्कत है? अच्छा, पैसे कमा सकती है क्या? सो कंपनी अगर पैसे कमा रही है पर पैसे उड़ा नहीं रही है तो क्या पैसा है इसमें, क्या फायदा है ऐसे पैसे का? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके आगे क्वेश्चन रख रहा हूँ। सर अपने जो कंपनी चला रहे हैं उसको पैसा दे रही है ना कंपनी? दे दिया सबको मैडम। अंबानी के पास इतना पैसा है कि सबके पास अगर 1,000 भी दिया ना अपने पूरे भारत के पॉपुलेशन को, तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। हाँ तो सर वो उसका पैसा है, वो रिसर्च और डेवलपमेंट में लगा देंगे। नहीं लगाना है ना, मेरे को उड़ाना है। आपने आईएससी का भी शौक सुनाता है, समझाता है। हाँ वेरी गुड। आप समझना मेरी बात, ये क्या बोल रहे हैं, कंपनी का मर्जर हो सकता है लेकिन ऑफिशियल सेंस में अगर मैं मैरिज की आपके साथ बात करूं तो वो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल प्रोसेस एंड आर्टिफिशियल प्रोसेस, एंड एज फार एज आर्टिफिशियल प्रोसेस इज कंसर्न एवरीथिंग इज एज पर लॉ, एवरीथिंग विल गो एज पर लॉ, है ना। पीछे इमेजिनेशन करना बंद करो, मैं इसलिए कह सकता हूं। कॉमन सील, एनी आइडिया व्हाट इज कॉमन सील? स्टैम्प। आप मेरे को बताओ, कंपनी को एक ऑफिशियल पर्सन माना जाए यहाँ पे आर्टिफिशियल? यस। तो कंपनी जब कभी कोई प्रॉपर्टी परचेज करेगी, किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी, है ना, हाँ ओके माने, इसके लिए कल प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। जब कभी कुछ हुआ रहेगा ना, उस केस में कंपनी का जो ऑफिशियल सिग्नेचर होता है ना, वो कॉमन सील होता है। एक चीज समझना, कंपनीज एक्ट 2013 की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं तो कॉमन सील वाज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी, चाहे आप पब्लिक कंपनी हो, चाहे आप प्राइवेट कंपनी हो, चाहे आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको कॉमन सील कंपलसरी लगाना पड़ेगा। सर मेरे को बताओ ये ऑफिशियल सिग्नेचर मतलब क्या? कंपनी के हाथ पैर है थोड़ी, वो कैसे साइन करेगी ना? कॉमन सील इज नथिंग बट इट इज अ स्टैम्प। सो अगर कंपनी के स्टैम्प की मैं आपके साथ बात करता हूँ, दैट स्टैम्प इज कंसीडर्ड एज कॉमन सील। एंड कंपनीज एक्ट 2013 बोलता था कि हर कंपनी को कॉमन सील होना जरूरी है, लेकिन 2015 में कंपनी लॉ के अंदर एक अमेंडमेंट आया है और उस अमेंडमेंट के तहत कॉमन सील ऑप्शनल कर दिया है। तुम्हारे पास है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। सर फिर कंपनी साइन कैसे करेगी? अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने साइन किया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने साइन किया, इसका मतलब कंपनी अपने अथॉरिटी के अंदर काम कर रही है। एंड जो भी कंपनी काम कर रही है,
everything has to be in accordance with article of association. Sir, what is article of association? एक document है, उसके bylaws होते हैं, पढ़ेंगे अपन आगे, but उसके सारे के सारे in accordance with that ही होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा. Capacity to sue and be sued कर सकती है क्या? कंपनी केस फाइल कर सकती है? यस कर सकती है. कंपनी के ऊपर कोई केस फाइल कर सकता है? यस. दोनों के दोनों ऑप्शन है, दोनों को दोनों पॉसिबिलिटीज में हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं. एनी डाउट टिल हियर? हाँ. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? फर्स्ट थिंग सेपरेट लीगल एंटिटी. क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी. टू केस लॉस. केस लॉस नंबर 1 सैलमन वर्सेस सैलमन एंड को लिमिटेड. सेकंड केस लॉ मकान वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस. अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या था? सेकंड परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? जो चलता ही रहेगा, राइट? जिसका कोई एंड नहीं है. जब तक लॉ के प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने आप को खत्म नहीं करते हो, तब तक वो चीज खत्म नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा, राइट? टाटा स्टील की मैं आपके साथ बात करता हूँ. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1913 का उसका इनकॉर्पोरेशन है, 1913 का, और आज अपन 2025 में बैठे हैं. लगभग 100-110 साल से ज्यादा हो चुके हैं. तो क्या 110 साल जब वो कंपनी बनाई गई थी, तो वो लोग क्या आज भी जिंदे होंगे? क्या नहीं. उसके इन्वेस्टर्स आज भी जिंदा होंगे? क्या नहीं. इट इज ट्रांसफरेबल. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एज फैक्टर. कंपनी है जो कि चलती रहेगी, चाहे वो 100 साल की हो जाए, चाहे वो 1000 साल की हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता. व्हाट इज द थर्ड थिंग? अगेन लिमिटेड लायबिलिटी इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट. इसके अंदर 3 अलग अलग कैटेगरीज है. आपका कंपनी कौन सी कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, उसके हिसाब से आपको लायबिलिटी बेयर करना पड़ेगा. जिधर किधर मुंह उठा के खड़ा नहीं हो जाएगा सर लिमिटेड लायबिलिटी नहीं. आपने जब सब्सक्राइब किया था तो क्या बोल के सब्सक्राइब किया था? गारंटी, शेयर्स या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड बोला है तो फिर आप ऐसा लिमिटेड लायबिलिटी का पर्दा नहीं बीच में रख सकते हो, राइट? सब्सक्राइब करना मतलब आगे जब इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है उसमें सब्सक्राइब करना मतलब आई एम विलिंग टू ओपन अप द कंपनी एंड आई डू सम प्रॉमिसेस कि मैं जो भी काम करूँ. आपने देखा होगा शपथ लेते हुए कि मैं जो भी काम करूँगा, जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, गीता के ऊपर हाथ रखते हुए. समझ आ रहा है क्या? व्हाट इज नेक्स्ट? आर्टिफिशियल. व्हाट इज नेक्स्ट? कॉमन सील को क्या बोलते हैं अपन? अच्छा, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. इट इज एज गुड एज स्टैम्प. लेकिन मेहरबानी करके 11th एंड 12th के एग्जाम में लिख के आओगे तो चलेगा. सीए के एग्जाम में लिख के आना इट इज नथिंग बट इट इज अ रॉन्ग स्टैम्प. आपको उधर से ही बाहर निकाल दिया जाएगा. ऐसे मत लिखना. ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास क्लैरिटी हो. कॉमन सील अगर मेरे को मौका मिला तो मैं लेके आके एक बार आपको दिखाऊंगा. कॉमन सील कैसे होता है ना, एक राउंड होता है, उसको आप ऐसा पंच टाइप होता है, राइट? आप उसको पेपर बीच में डालोगे, उसको प्रेस करोगे ना तो पूरा इंप्रेशन वहां पे छप के आ जाता है. उसको अपन कॉमन सील बोलते हैं. आप ऐसा ना सर ब्लू स्टैम्प लगा देंगे चिपका, ये जो बाहर क्लासेस पे लगा के देते हैं, दैट इज नॉट कॉमन सील. प्लीज अंडरस्टैंड. नहीं तो आप बोलोगे तुम सब कैसे कॉमन सील. व्हाट इज लास्ट? कैपेसिटी. एनी डाउट टिल हियर? कल सैलमन वर्सेस सैलमन का पूरा केस लॉ जो आज डिक्टेट किया उसको थोड़े सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा दूंगा. ये केस लॉ को अच्छे से समझना, उसके बाद कॉर्पोरेट रीड का कॉन्सेप्ट समझना. धन्यवाद.